हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देख लिया और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देख लिया। ठीक है, दोनों एसिडिक और बेसिक मीडियम में। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। मेथड आना चाहिए। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल चुका हूँ, बैलेंसिंग आनी ही चाहिए आपको। ठीक है, तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो हमने एसिडिक और बेसिक दोनों मेथड देख लिए थे। मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, ये यहीं पे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना था, ट्राई करना था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और क्वेश्चन भी सोल्व किया होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्पेक्टेटर आयन को हटा देते हैं। तो K प्लस है, यहाँ पर भी आपका K+1 में है। ठीक है, एक तो वो हट जाएगा। SO4 मैंने आपको बताया था कि जो SO4 है पूरा का पूरा कंप्लीट SO4 2- आयन है। ये भी स्पेक्टेटर आयन है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह आपको SO4 2- की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है इसका, ये सभी में SO4 2- की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप लिखिए रिएक्शन को, दैट इज Cr2O7 2- प्लस Fe 2+ आएगा क्योंकि SO4 2- होता है सल्फेट आयन, Fe 2+ रहेगा। प्लस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी आप हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। +1 में ही हाइड्रोजन, वो भी हटा दो। यहाँ से K+ हटेगा, SO4 हटेगा, इसको भी हटा दीजिए। Cr2 3+, ये बनेगा आपके पास, सॉरी ट्वाइस Cr3+ बनेगा। ठीक है, क्योंकि Cr2 है, SO4 2- रहेगा तो यहाँ पर +3 आएगा। क्लियर है, प्लस Fe 3+ आएगा, ट्वाइस Fe प्लस H2। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन को, जो भी स्पेक्टेटर आयंस हैं उनको पहले तो हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे H2SO4 है, एसिडिक मीडियम है, आप चाहो तो H+ रख भी सकते हो और H2O को भी रख सकते हो या फिर हटा भी सकते हो। दोनों से आपके आंसर सोल्व हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप चाहो तो इनको भी हटा दो, चलो केवल आयन को रखो, बैलेंसिंग तो हमें करनी है। ठीक है, बैलेंसिंग हम कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो H+ को यहाँ रख लीजिए, एसिडिक मीडियम है तो H+ रहेगा। ठीक है, देखिए Cr2 है तो यहाँ पर 2Cr आ जाएगा, जो हमने लिखा भी था, कोई दिक्कत नहीं है। Fe एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, +6। यहाँ पे क्रोमियम में आपका +3 में। ठीक है, कितने का चेंज है, 2 यूनिट्स का चेंज है, सॉरी 3 यूनिट का। +6 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, 3 का चेंज, और 2 क्रोमियम में तो ×2 दैट इज 6। ठीक है, Fe +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में, चेंज 1 का। आयरन कितना है, 1, तो 1 × 1 दैट इज 1। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पर और 6 से मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी हटा दो, बैलेंसिंग हम एक साथ ही करेंगे बैलेंसिंग। ठीक है ना, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा आपको। तो देखिए Cr2O7 2-, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 6 Fe 2+ प्लस H+, it gives you Cr3+ प्लस Fe 3+ प्लस H2। ठीक है, सिंपल। Cr2 है यहाँ पे, 2Cr बैलेंस कर लिया, 6 Fe है, 6 Fe है,
बैलेंस कर लिया, क्लियर। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो पहले हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि H2SO4 एसिडिक मीडियम है, H प्लस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। 7 ऑक्सीजन उस तरफ आनी चाहिए, 7H2O, ये 7H2 आ गए, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं, 7 2 14, यहाँ 14H प्लस, क्लियर। लास्ट में हम क्रॉस चेक करेंगे चार्ज, 14 प्लस 12 प्लस वाले कितना हुआ 28, 14 प्लस 12 कितना हुआ 26, 26 में से 2 माइनस गया, कितना बचा +24, यहाँ पे चार्ज रहेगा नेट चार्ज। यहाँ पर कितना है 3 × 2 6 और 6 3 18, 18 + 6 + 24, मतलब चार्ज क्या है आपका बैलेंस है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, अब हमें वापस इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। जो स्पेक्टेटर आयन हटाए उनको वापस लगाने पड़ेंगे। देखिए क्या हटाया था K, तो ये आ जाएगा K2 Cr2O7 प्लस Fe से हटाया था मैंने SO4, तो FeSO4, तो 6FeSO4 है, ठीक है, 6FeSO4 आ गया, प्लस H2SO4 हटाया था मैंने। तो देखिए एक H2SO4 से हमें 2 H प्लस मिलते हैं, ठीक है, तो अपने पास 14 H प्लस है, तो आपको केवल 7 H2SO4 को ही ऐड करना है, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ मान लो HCl होता तो मैं यहाँ 14 HCl जोड़ता, क्योंकि एक HCl से एक ही H प्लस मिलता है, लेकिन एक H2SO4 से 2 H प्लस मिलते हैं, तो अपने पास 14 H प्लस है, तो 7 H2 को आपको ऐड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्वाइस Cr, ये हमने ऐड किया था, एक तो K2SO4 हमने ऐड किया था, इसको भी ऐड करना बाकी है। Cr3 प्लस हमने ऐड किया, Cr2 है, ठीक है ना, यहाँ 2 है तो Cr2SO4 होल थ्राइज आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल है, प्लस क्योंकि Cr 2 ही है तो 2 यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, प्लस Fe आया था यहाँ से, तो आपके पास है कितना Fe2 है, तो हम लिखेंगे 3 Fe2SO4 होल थ्राइज, क्लियर। लास्ट में है K2SO4, इसको भी हम बैलेंस करेंगे लास्ट में, और यहाँ पे आएगा H2O, कितना है आपके पास 7, तो 7H2O। चलिए अब हम देख लेते हैं बैलेंस कहाँ नहीं होगी। बैलेंस नहीं होगा कहाँ पे, आपका पोटेशियम और सल्फेट पे, ठीक है, तो उसको बैलेंस करना बाकी है। K2 यहाँ पे 2 हैं, तो वहाँ पे भी 2 हैं, तो मतलब बैलेंस होगी आपकी, क्योंकि SO4 एक ही रहेगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 SO4 है, 7 SO4, कितने हुए 13 SO4, यहाँ पे कितने हैं 3 + 9, 9 + 3 कितने हुए 12, 12 + 1 13, यहाँ पे भी 13 SO4, यहाँ पर भी 13 SO4, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, क्लियर है। बाकी एलिमेंट्स आपके बैलेंस ही होंगे। ट्वाइस K2 Cr 2 है, Cr 2 है, ऑक्सीजन सल्फेट में आ ही जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा 7 है, तो सल्फेट के अलावा ऑक्सीजन आपके 7H2 में 7 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 14, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन होगी बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि एक H2SO4 से 2 H प्लस निकलते हैं, तो बैलेंस करते टाइम आपको 7 H2SO4 को ही ऐड करना है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, उसको ट्राई कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, उसको ट्राई कीजिए। देखिए जब तक डिफरेंट क्वेश्चंस आप करोगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं है कि अगर नहीं होते हैं आपसे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बट कोशिश आपको करनी है ताकि आपको क्या है गलती का पता चले। पहले क्वेश्चन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, 10th क्वेश्चन तो होगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ 10 गलतियाँ मैंने 10 क्वेश्चन में की है, तो 11th क्वेश्चन में आप कम से कम वो एटलीस्ट 10 गलतियाँ तो नहीं करोगे ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं H2O3 2 माइनस प्लस Cl2, ठीक है। H2O3 2 माइनस प्लस Cl2 प्लस H2O, it gives you Cl माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस। ये आपको रिएक्शन दी हुई है और इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि H प्लस हमेशा लेफ्ट में आता है, राइट में भी आ सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करना है आपको बैलेंस, बस बैलेंस कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालें हम, यहाँ पर सल्फर का आएगा +2, ठीक है। क्लोरीन 0, क्लोरीन यहाँ -1 पे है, कितने का चेंज, 1 का चेंज। 2 क्लोरीन है इंटू 2 दैट इज 2, ठीक है। सल्फर यहाँ +6 में रहेगा, +2 से गया +6 में, कितने का चेंज, 4 का चेंज। कितने सल्फर है, 2, तो 8। क्या करो आप, 2:8 है, 1:4 के रेशियो में बांट लो। 4 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, ठीक है। तो ये रिएक्शन आएगी आपके पास H2O3 2 माइनस प्लस 4Cl2 प्लस H2O gives you Cl माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। चलिए एटम को बैलेंस कीजिए, सल्फर के अलावा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। 2 सल्फर है, 2 सल्फर, 8 क्लोरीन है, 8 Cl माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन 3 + 1 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ मैं क्या कर दूँ, 5 ऐड कर दूँ, तो 5 3 8, यहाँ पर भी 8 हो गए, क्लियर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे H प्लस सिंपल है तो H प्लस हमने 10 ले लिए, ठीक है। 10, वहाँ पर भी 10। चार्ज -2, नेट चार्ज -2 है यहाँ पे 8 माइनस और 4 माइनस, कितने हुए, -12 प्लस 10 प्लस का 10 तो -2, दोनों तरफ सेम है, मतलब आपकी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी, क्लियर। ऐसा नहीं कि H प्लस लेफ्ट में आए राइट में आ जाए, जहाँ आपको दिया है उस हिसाब से आपको तो क्या करना है, बैलेंस कर देना है, ठीक है। चलिए मीडियम है वो तो H प्लस क्या है, मीडियम प्रोवाइड करवाता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट में या राइट में। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जो हमने बात की थी, दैट इज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जब आपको दी जाती है तब हम उन रिएक्शन को, हमारा जो फर्स्ट मेथड था दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, उसी के जरिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए उन रिएक्शन को, डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन को बैलेंस करना क्या है, थोड़ा सा टिपिकल रहता है और आंसर नहीं आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब गलत आने के, ठीक है। इसलिए हम उसके चक्कर में पड़ते ही नहीं है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जब भी आए तब आपको कैसे बैलेंस करना है, फर्स्ट मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ लिखना है, रिडक्शन हाफ लिखना है, दोनों को बैलेंस करना है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद आपको बैलेंस कर देना है, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उनको हम कैसे बैलेंस करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन पता तो है ना क्या होता है, क्या होता है, सही, बिल्कुल सही। जहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, उसे हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आपको दिया है, मान लो Cl2 प्लस OH माइनस, बेसिक मीडियम है, Cl माइनस प्लस
ClO3 माइनस, ठीक है। ये आपको एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दी हुई है, साथ में वाटर H2O, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे अपने फर्स्ट मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही, ठीक है। देखिए क्लोरीन आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जीरो से ये जा रहा है आपके -1 में, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, और सेम ये तो हुआ रिडक्शन। सेम क्लोरीन जीरो से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। पहले तो रिएक्शन पहचानना आना चाहिए, मैंने आपको बताया था, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन दी हुई रहती है, आपको केवल पहचानना है, ठीक है। मुझे भी याद नहीं रहती रिएक्शंस, ठीक है ना, किसी को याद नहीं रहती है, क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। आपको क्या करना है, केवल और केवल बैलेंस करना है उसको पहचान के, ठीक है ना। ये रिएक्शनें याद नहीं की जाती कभी भी। तो देखिए एक ही एटम का, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है आपकी, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो जैसे ही ये पता चले, आप क्या करो, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में इसको डिवाइड कर लो। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ, देखिए ऑक्सीडेशन हाफ अगर हम लिखें तो Cl2 जीरो से कहाँ जा रहा है, +5 में, दैट इज ClO3 माइनस में जा रहा है, क्लियर है। जीरो से जा रहा है +5 में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 5 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और Cl है 2, नंबर में 2 है, इसका मतलब इसने 10 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, तभी ये जीरो से कहाँ गया, +5 में। 2 Cl है इसलिए मल्टीप्लाई 2 किया, 10 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, लूज किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या होगा, सेम Cl2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके, Cl माइनस में। तो जीरो से जा रहा है आपके -1 में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा। Cl 2 है तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, गेन किए होंगे, तभी ये Cl माइनस में जाएगा। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2Cl लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको नेट चेंज कर देखेंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब लिखिए बैलेंस रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए भैया, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए बैलेंस रिएक्शन में। कभी आते हैं क्या, नहीं आते हैं ना। तो देखिए Cl2 प्लस 5Cl2, तो 6Cl2 हो जाएंगे, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इससे बनेगा आपके पास ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस, क्लियर है। चलिए अब हम बैलेंस करेंगे, देखिए ये तो हो गया 6Cl2, इससे मिल रहा है ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस। तो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले, 12 क्लोरीन है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर आप क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 क्लोरीन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 3 × 2 6 है, 6H2O ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 6H2O हमने ऐड कर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, 12H प्लस ऐड कर दीजिए। ये होगी आपके रिएक्शन बैलेंस, बैलेंस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको OH माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब ये मीडियम कौन सा है, बेसिक है, ठीक है। तो आपको इसको रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी पड़ेगी। तो हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में, जितने H प्लस होते हैं उतने OH माइनस ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर है ना। चलिए तो 6H2O प्लस 6Cl2 प्लस 12 क्या आ जाएगा आपके पास,
OH माइनस, यहाँ से आएगा ट्वाइस ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 12OH माइनस। तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। ये हो जाएगा 12H2। यहाँ 12H2 है, यहाँ 6H2 है, तो 6H कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ पे क्या बचेगा, केवल 6H2 बचेगा। तो फाइनल जो आपकी बैलेंस रिएक्शन आएगी दैट इज 6Cl2 प्लस 12OH माइनस gives you twice ClO3 minus plus 10Cl minus plus 6H2O। और यही है आपकी क्या, बैलेंस रिएक्शन। 12Cl 2Cl plus 10Cl 12Cl, 12 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन। चार्ज देखिए 12 माइनस यहाँ पर है, 2 माइनस और 10 माइनस, 2 और 10 कितना होगा 12 माइनस, दोनों तरफ -12 का चार्ज है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जब 0 से ये -1 में गया, 1 का चेंज, ठीक है। तो हम अगर, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप करोगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज में लोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम 0 से गया, ये आपका -1 में 1 का चेंज इंटू 2 दैट इज 1 इंटू 2 दैट इज 2, 0 से गया +5 में 5 का चेंज, 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब आपको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहा है, इसमें तो कुछ चेंज हम करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, तो ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए कभी भी इस टाइप की रिएक्शंस में, इस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, लफड़े में पढ़ना ही नहीं, हमेशा फर्स्ट मेथड से ही आपको क्या करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पर, उसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। P4 प्लस NaOH, इससे बनेगा आपके पास PH3 प्लस NaH2PO2, ठीक है। तो एक डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो फास्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और 0 से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो -3 दैट इज रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे अगर हम फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो वो होगी +1, ठीक है। तो 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में, लेकिन इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब एक लोअर और एक हायर ऑक्सीडेशन नंबर पर जा रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है एक ही एलिमेंट का। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। कैसे करेंगे, वही ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख के। तो ऑक्सीडेशन हाफ अगर हम देखें, देखिए P4 और NaOH दिया, इसका मतलब क्या है, बेसिक मीडियम है, ध्यान रखना। P4 ऑक्सीडेशन होगा, किस में जाएगा, ये H2PO2 माइनस, ठीक है। तो Na को हम स्पेक्टेटर आयन है उसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H2PO2 माइनस आ जाएगा, इसमें जाता है। बैलेंस करेंगे, P4 है तो यहाँ 4 लगा दीजिए, ठीक है। 0 से जाता है +1 में, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज,
P4 है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, तभी ये 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। ठीक है, रिडक्शन ऑफ, अगर हम देखें P4 रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो P4 जाएगा किस में, PH3 में, -3, यहाँ इसको बैलेंस करेंगे तो 4। ठीक है, तो 0 से गया -3 में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और 4 है तो मतलब 3 × 4 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे, गेन किए होंगे, तभी ये किस में गया, -3 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस, 12 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 3 के साथ, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 3P4 और प्लस ये P4 कितना हुआ, 4P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये कैंसिल, इससे मिलेगा आपको क्या, H2PO2 माइनस प्लस 4 × 3 दैट इज 12, H2PO2 माइनस प्लस PH3 कितने हैं, 4। तो यहाँ अब आप इसको बैलेंस करके Na लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास 12Na H2PO2, ठीक है, और PH3। अब हम बैलेंस करेंगे, देखिए फॉस्फोरस है यहाँ पे 16 है, 12 फास्फोरस, और यहाँ पे आपके 4 फास्फोरस है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, 12 + 4 16 हो गए, 16 हो गए, ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, 12 × 2 24 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, 24 H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, हम ऐड करेंगे आपका 24 H2O, क्लियर है। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, 24 × 2 48, यहाँ देखिए 12 × 2 24, 24 + 12 कितने हो गए आपके पास, 36, और यहाँ पर है 48, तो मतलब 12 कम है, तो 12H+ ऐड कर दीजिए, सिंपल। ये बैलेंस होगी किस में, इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, क्लियर है। और हमें NaOH दिया है, इसका मतलब बेस है, तो आपको बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम, देखिए अगर हम बैलेंस करना चाहें तो क्या ऐड करेंगे, OH माइनस, कितने हैं OH माइनस, 12 OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 24 H2O प्लस 4 P4 प्लस 12 OH माइनस, इट विल गिव यू 12 NaH2 PO2 प्लस 4 PH3 प्लस 12H प्लस 12 OH माइनस, और ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, 12H2। ठीक है, तो वहाँ 12H2 है, यहाँ पे 24H2 है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस 4P4 प्लस, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप Na को लिख सकते हो, ठीक है ना, तो 12 NaOH हो गया, प्लस यहाँ पे आएगा 12H2, it will give you 12 NaH2 PO2 प्लस 4 PH3। अब देखिए 4 से ये सब कैंसिल आउट होते हैं, तो आप रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो, P4 प्लस 3 NaOH प्लस 4 से गए तो 3H2, यहाँ से आपके पास बनेगा 3 NaH2 PO2 प्लस PH3। हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी बैलेंस रिएक्शन आ गई। ठीक है, बेसिक मीडियम में NaOH आ ही गया है, P4 फॉस्फोरस 4 है, यहाँ पे 3 + 1 4 फॉस्फोरस हो गए, 3Na
ऑक्सीजन 3 + 3 6 है, यहाँ पे 3 × 2 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 × 2 6 हाइड्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन, तो 3 × 2 6 हाइड्रोजन प्लस 3 9 हाइड्रोजन। तो ये आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस रिएक्शन हो सकी है, दैट इज P4 + 3 NaOH + 3 H2O gives you thrice of NaH2PO2 + PH3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, किसके लिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग जितनी भी थी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, हमने बैलेंसिंग के अलग अलग टाइप देख लिए, ठीक है। अब हम इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, एन फैक्टर। एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम एन फैक्टर या फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए एन फैक्टर होता क्या है, पहले वो समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एन फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन। देखिए एन फैक्टर होता क्या है, एन फैक्टर होता है किसी भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस के लिए कि उसने कितने नेट इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज का ट्रांसफ़र किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। इसे कहीं कहीं वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है और कहीं कहीं इसे एक्स फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करेंगे एन फैक्टर के बारे में, ठीक है। कुछ भी आपको मिल सकता है बट नॉर्मली आपको एन फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एन फैक्टर होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें किसी भी रिएक्शंस के लिए, जैसे Mg से गया Mg+2 में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Mg ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तभी ये Mg से किस में गया है, Mg2+ में। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का क्या किया है, एक्सचेंज किया है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये वैलेंसी फैक्टर है या एक्स फैक्टर इसे बोल सकते हैं। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर जैसे HCl है, HCl क्या करता है, एक H+ देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केवल H+ बाहर निकला है, ठीक है, आयन निकला है। तो आयन है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं 1 यूनिट का चार्ज। तो ये 1 यूनिट का चार्ज भी क्या हुआ है, ट्रांसफर तो हुआ है, बाहर निकला है, H से H+ में कन्वर्ट हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है, इसमें चार्ज डेवलप हुआ है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए एन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ट्राइप्रोटिक आपको एसिड दे दिया जाए, उसमें अगर हमें एन फैक्टर निकालना हो तो उसमें हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए H3A, ये क्या है, एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, इससे हमें 3 H+ मिलेंगे। तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज या चार्ज का एक्सचेंज कर रहा है, 3 H+ के बराबर। जैसे और अगर हम केस देखें, MnO4- कन्वर्ट होता है आपके Mn2+ में, ठीक है। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो +7 से जा रहा है +2 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। इसने क्या किए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तभी ये +7 से किस में आया, +2 में आया। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हम देखते हैं, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज या चार्ज का एक्सचेंज,
उसे ही हम उसका क्या बोल देते हैं, एन फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे mn 1 है इसलिए हमने 5 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ 2 होता तो 5 × 2 तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाता 10 का। ठीक है, जैसे Cl2 ये कन्वर्ट होता है आपके ClO3 माइनस में, यहाँ Cl जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ +5 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 5 का। 5 यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इंटू 2 दैट इज 10। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, या तो लेना या फिर देना। जीरो से कहाँ गया, +5 में, इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए और इंटू 2 दैट इज 10। तो इसने क्या किए, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो इसे ही हम बोलते हैं आपका एन फैक्टर। ये पर मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो किसी रिएक्शन में 5 मोल कोई सब्सटेंस है, उसने 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर किया, तो पर मोल कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, पर मोल के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या होगा आपके पास, दिस इज द चार्ज ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या फिर चार्ज एक्सचेंज आप बोल सकते हो, या चार्ज ट्रांसफर, दिस इज द चार्ज ट्रांसफर इन ए सब्सटेंस। देखो डेफिनेशन वगैरह पे ज़्यादा जाने का नहीं है, डेफिनेशन वगैरह केमिस्ट्री में समझ में आती भी नहीं है, लेकिन जो मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए कि एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पता होना चाहिए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज द चार्ज ट्रांसफर इन ए सब्सटेंस पर मोल। ठीक है, 1 मोल के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नेट, या फिर सिंपल लिखिए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका एन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, या तो चार्ज ट्रांसफर या चार्ज एक्सचेंज पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आप बोल सकते हो पर मोल। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो डेफिनेशन वगैरह पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मेन चीज़ है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए कि एन फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एन फैक्टर डिफाइन होता है किसके लिए, पर मोल के लिए, ध्यान रखना। एन फैक्टर इज ओनली डिफाइंड फॉर पर मोल सब्सटेंस। ठीक है, और ये नोट करके लिख भी सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ कई बार गलती हो जाती है। एन फैक्टर is defined for per mole of a substance N4 हमारे लिए इस चैप्टर में आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको ढंग से समझना। सिंपल एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, EQVI EQUIVALENT, equivalent mass that is molar mass upon n factor। ठीक है, इक्विवेलेंट मास की इस चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम निकालेंगे कैसे, जो भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैलकुलेट करना हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो किस किस के लिए हम एन फैक्टर कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं अलग अलग स्पीसीज के लिए। ठीक है, मान लो अगर हम आयंस के लिए एन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन फैक्टर
ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर्स, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, फॉर आयंस, फॉर आयंस। आयंस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आयंस के लिए जो n फैक्टर होता है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ चार्ज, उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसी का आप मोड ले लीजिए। n फैक्टर नेगेटिव होता नहीं है, तो अगर नेगेटिव एनायन है तो भी उसका चार्ज लीजिए, और पॉजिटिव है तो भी प्लस आएगा, ठीक है। तो मोड लेना है आपको। जैसे Na+ आपको दिया जाए और पूछा जाए कि इसका n फैक्टर कितना होगा, कितना होगा 1, ठीक है। नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना। इसका पूछा जाए आपको इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इसे हम बोलेंगे E, क्या होगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इसका मोलर मास कितना है 23 डिवाइड बाय n फैक्टर 1, सिंपल, ठीक है। Mg2+, क्योंकि देखिए सोडियम Na+ आया कहाँ से होगा, Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, तभी ये किस में बना होगा, Na+ में। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया होगा, इसने लूज किया होगा, तभी ये Na+ में बना है, इसलिए इसका n फैक्टर क्या है 1। तो जो इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है आयन के लिए हम क्या मानते हैं, उसे ही उसका n फैक्टर मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने या तो गेन किए होंगे या फिर लॉस किए होंगे, ठीक है। यहाँ n फैक्टर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इक्विवेलेंट मास E कितना होगा, मोलर मास 24 डिवाइड बाई 2, क्लियर। Al3+, इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा 3, इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 27 मोलर मास डिवाइड बाई 3, ठीक है। एनायन ले लीजिए N3-, इसका n फैक्टर कितना आएगा 3 आएगा, नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, 3 आएगा। इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास कितना होता है 14, तो 14 डिवाइड बाई 3 ले लीजिए, ठीक है। या फिर SO4 2- आ गया, सल्फेट आयन, इसका n फैक्टर कितना होगा चार्ज के बराबर, दैट इज 2। इक्विवेलेंट मास, इसका जो मोलर मास होता है 96 होता है, डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, n फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी गिवन आयंस के लिए, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं सोल्ट के लिए कि हम सोल्ट के लिए कैसे n फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें किसके लिए, सोल्ट के लिए, फॉर सोल्ट, फॉर सोल्ट, तो सोल्ट्स के लिए जो n फैक्टर होता है, ठीक है, सोल्ट्स के लिए जो n फैक्टर हम काम में लेते हैं दैट इज टोटल केटाइन और केटाइनिक या फिर एनायनिक चार्ज, ठीक है। क्योंकि सोल्ट में केटाइन भी होगा और एनायन भी होगा, तो या तो आप कैसा कीजिए, जितने भी केटाइन्स हैं उनका उनके ऊपर जो चार्ज है उसको ऐड कर लीजिए, या फिर जितने भी एनायन है उनके ऊपर जो चार्ज है उसको ऐड कर लीजिए, वही क्या होगा उसके लिए n फैक्टर होगा। या फिर आप एक और लिख सकते हो दैट इज LCM ऑफ चार्जेस ऑफ केटायन एंड एनायन, जो केटायन और एनायन पे चार्ज है उनका LCM ले लो, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा उसका n फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें NaCl, सॉल्ट है, Na+ होता है, Cl- होता है, तो या तो केटायन देख लो, Na+ है, टोटल चार्ज +1, तो n फैक्टर क्या होगा 1, सिंपल। या फिर एनायन देख लो, एनायन -1 है, n फैक्टर 1 होगा।
या फिर केटायन और एनायन पे जो चार्ज है उनका एलसीएम, इसका भी 1 इसका भी 1, दोनों का एलसीएम 1 का एलसीएम कितना आएगा 1, तो एन फैक्टर 1 हुआ। MgO इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इसका जो मोलर मास है डिवाइड बाई 1, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेना आप। MgO निकालना नहीं है, मतलब ऐसे निकालते हैं, ठीक है। MgO पे देखो +2 -2, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। केटायन पे चार्ज या फिर एनायन पे, ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ के ऐड कर देना, ऐड नहीं करना है, टोटल केटायनिक हो या फिर एनायनिक चार्ज हो वो देखना है। 2 का चार्ज है वो आ जाएगा, इसके लिए E की वैल्यू क्या आ जाएगी m/2, या फिर जैसे Al2SO4 होल थ्राइस ये दे दिया जाए आपको। यहाँ पे आप देखिए एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है केटायन, सल्फेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है, SO4 -2 होता है। तो केटायन पे चार्ज कितना है +3 और 2 एल्यूमिनियम है तो 6, टोटल चार्ज हुआ +6, ठीक है, मतलब 6 ही है, प्लस तो रहता ही हमेशा। एनायन पे टोटल चार्ज देखें, एक पे कितना होता है -2, 3 सल्फेट है तो 6 -6, तो एन फैक्टर कितना आएगा आपका 6 ही आएगा, क्योंकि केटायन पर भी 6 का चार्ज है और एनायन पर भी 6 का चार्ज है, ठीक है। या फिर एलसीएम ले लो, 3 और 2 दोनों का एलसीएम कितना होता है 6, उससे आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आपका सेम ही है 6। ई क्या हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एन फैक्टर के लिए, क्लियर है। चलिए इसे आप नोट कीजिए एक बार। चलिए तो देखिए अब तक हमने अपने रेडॉक्स रिएक्शन में चैप्टर में बैलेंसिंग के बारे में बात कर ली। हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप की बैलेंसिंग देख ली, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में, ठीक है। इसके अलावा हमने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कैसे हम बैलेंसिंग कर लें उसके बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद हमने बात की, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका ये चैप्टर का सेकंड पार्ट आप मान सकते हो, दैट इज़ एन फैक्टर। ऐसे हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के लिए। आपके पास सोल्ट दिया हो तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आयंस दिए हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी एन फैक्टर बाकी है और अलग अलग स्पीसीज़ के लिए हम कैसे एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं जो बाकी है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक अभी जो पढ़ा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिस ही मांगता है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे वाली जो स्टेप्स है आपके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन अगर अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बाद वाले जो लेक्चर्स है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आगे के जो लेक्चर्स है वो समझ में आए आपके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।